Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. सो हमने स्टैटिस्टिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कुछ लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर्ड कर लिए हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देख लो ताकि आगे के आने वाले अपकमिंग जो लेक्चर्स है वो आपको समझ में आ जाए. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, बेस क्लियर नहीं है, तो आगे की टेक्निक जो आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं या फिर आने वाले और लेक्चर्स में हम जो डिस्कस करेंगे वो समझ में नहीं आएगा. तो इस सीरीज़ में आप प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी, तो उसके थ्रू भी आप पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं. और अपकमिंग वीडियोस या अपडेट के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल @research with Mansi Yadav. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. So in previous lecture we have discussed introduction to sampling, census method we have covered, sample method we have covered. Today we will discuss probability sampling. In previous lecture we have discussed sampling method. Like we have two type of sampling method. First one is probability sampling method and second one is non-probability sampling method. So probability sampling method again divided into two categories: sampling or unrestricted random sampling, and second restricted random sampling. Restricted random sampling again divided into three category. First one is stratified sampling, second one is systematic sampling, third one is cluster sampling, or we can say multi-stage sampling. So in today's lecture we will discuss probability sampling method. In next lecture we will discuss non-probability sampling method in details. So first we need to understand what is probability sampling. Probability sampling क्या होता है पहले हमने ये डिस्कस करना है. तो probability sampling हमारा वो मेथड है जिसमें हर एक इवेंट को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का. राइट हमारे सैम्पल फ्रेम में हम सैम्पल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. उस डेटा कलेक्ट में जो हम सैम्पल ले रहे हैं उस सैम्पल में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में हर एक इवेंट के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का. राइट फॉर एग्जाम्पल हम इस स्टडी पे काम कर रहे हैं, इसमें 1000 लोग हैं, तो 1000 के 1000 इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है कि वो हमारे सैम्पल में फॉर द डेटा कलेक्शन वो सेलेक्ट हो जाए. राइट सो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड PSM मेथड आर दोज मेथड इन विच ईच एंड एवरी आइटम in the universe has an equal chance of being chosen for the sample. सैम्पल के लिए सेलेक्ट होने के लिए हर एक इवेंट के पास, हर एक आइटम के पास इक्वल चांस होता है कि वो सेलेक्ट हो जाए. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बेसिकली हमारा मोर ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें जो आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं आइटम विल बी चूजन स्ट्रिक्टली एट रैंडम. राइट तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड समझ में आया जिसमें हर एक इवेंट को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का. ठीक है फ्रेम में आपके सैंपल में इक्वल चांस मिलता है उनको सेलेक्ट होने का. वो होती है प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग. तो प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है. सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग जो होता है वो रेफर करता है किस चीज़ से, टेक्निक है जिसके अंदर इन विच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन दिस सैम्पल. ये हमने प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग में पढ़ा अभी ऊपर कि प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग हमारी वो सैम्पलिंग होती है जिसमें हर एक इवेंट के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का. तो सैम्पलिंग और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग हमारी वही सैम्पलिंग होती है जिसमें हर एक इवेंट को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का. राइट तो यहाँ पे इन सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग विच आइटम गेट सेलेक्टेड इन द सैम्पल इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस. राइट ये एक मैटर ऑफ चांस है कि कोई भी आइटम आपका सेलेक्ट हो सकता है. ये पर्सनल बाइसनेस के ऊपर काम नहीं करता है कि अगर इंडिविजुअल चाहता है इस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना, अपना डेटा यहाँ से कलेक्ट करना, इसको सैम्पल में सेलेक्ट करना, तो इंडिविजुअल के बेसिस पे ये नहीं होता है, इसमें बाइसनेस नहीं होती है, ये रैंडमली सेलेक्ट होता है. राइट तो इन्वेस्टिगेटर का कोई भी पर्सनल बाइसनेस उसमें नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर. राइट तो हम यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से सोचते हैं कि ये आपकी पॉपुलेशन है. ठीक है ये आपका 3 कैटेगरीज हैं इसमें आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया. यहाँ से आपने 3 को सेलेक्ट कर लिया, फिर 2 को सेलेक्ट कर लिया, फिर 10 को सेलेक्ट किया, फिर 14 को सेलेक्ट किया. तो यहाँ पे जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है वो रैंडम सेलेक्ट है आपकी इस पॉपुलेशन में से.
राइट। तो जहां पे हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे आपकी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, उसमें से कोई भी आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो, वो होती है सैम्पलिंग और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आया? अब इसके कुछ मेरिट्स है। इसमें मेरिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें पर्सनल बाइसनेस नहीं होती है। जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसकी पर्सनल बाइसनेस के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होगा वो होगा रैंडम, राइट। तो रैंडमली डेटा कलेक्शन होता है, राइट। तो और ये जो रैंडम सैंपल है ये मोर रिप्रेजेंट करता है आपके यूनिवर्स को। रैंडम सैंपल रिप्रेजेंट द यूनिवर्स इन अ बेटर वे। ये बेटर वे से आपके यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपका सैंपल साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, और जहाँ पे सैंपल ज़्यादा हो गया वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई। तो ये थे आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कुछ मेरिट्स। अब हम डीमेरिट के बारे में बात करें तो जहाँ पे हम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं वहाँ पे आपको एक जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो लार्ज सैंपल साइज चाहिए। उसमें आप छोटे सैंपल के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते हो, उसमें आपको लार्ज सैंपल चाहिए, राइट। तो हेयर आई हैव मेंशन्ड एज वेल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू एंश्योर स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी इन यूजुअली लार्जर अंडर रैंडम सैम्पलिंग एज कम्पेयर टू अदर मेथड। जब आप अदर मेथड के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको लार्जर साइज चाहिए आपके सैंपल का, राइट। सेकेंड वन इज द यूज ऑफ सिंपल रैंडम necessitates a complete catalog universe from which to draw the sample। कि आपको आपके पास पूरी यूनिवर्स का सैंपल होना चाहिए। अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो यूनिवर्स है उसका पूरा डेटा होना चाहिए। जहाँ से आप यूनिवर्स का डेटा निकाल रहे हो वहाँ से जो आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, पूरे यूनिवर्स का डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड, सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एंड थर्ड वन इज क्लस्टर और वी कैन से मल्टी स्टेज। तो हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कौन सा मेथड है जिसमें पर्सनल अटेंशन होती है इन्वेस्टिगेटर्स की। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व्स द पर्सन अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर व्हाइल सेलेक्टिंग अ सैम्पल। यहाँ पे आपके इन्वेस्टिगेटर की एक पर्सनल अटेंशन होती है। जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, जिस भी डेटा पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके ऊपर इंडिविजुअल का कंट्रोल होना चाहिए, रोल होना चाहिए, एक सुपरविजन होना चाहिए। वो होती है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे आप डेटा को रैंडमली कलेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो इसके भी 3 कैटेगरीज है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और वी कैन से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हमारी वो सैम्पलिंग होती है जिसमें आप अपने ग्रुप को डिवाइड कर देते हो इनटू वेरियस पार्ट्स। आपने 1 में डिवाइड किया, आपने 2 में डिवाइड किया, आपने 3 में डिवाइड किया, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपका डेटा कितने सेगमेंट में डिवाइड होता है। आप उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो अपने सैंपल को, राइट। सो जो मैंने मेंशन किया है वो रीड कर लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज वन ऑफ द सैम्पलिंग विच by using the available information concerning the population attempts to be design a more efficient sample that obtains stratified random sampling technique. The universe to be sampled is subdivided into groups। यही मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना सब डिवाइडेड कर देना है इनटू ग्रुप्स। आपने अपने डेटा को डिवाइड कर देना है वेरियस ग्रुप्स में, राइट। वो होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कि जब आपने अपने डेटा को एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिवाइड कर लिया, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने सैंपल को कि आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, राइट। तो हम एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें आपके पास 3 कलर्स है, 3 कलर है। यहाँ पे पॉपुलेशन है ये आपकी, इसमें 3 तरीके के डेटा आपके पास अवेलेबल है, एक रेड में, एक ब्लू में, एक ग्रीन में। तो आपने क्या किया, इसके बेसिस पे आपने 3 कैटेगरीज बना ली। कैटेगरी 1 फॉर ब्लू, कैटेगरी 2 फॉर रेड एंड कैटेगरी 3 फॉर ग्रीन। और उसके बाद जो ये आपकी 3 कैटेगरी बनी है, ये जो स्ट्रैटा बना है, ये आपने जो कैटेगरीज बनाई है इसको बोलते हैं स्ट्रैटा। जब आपने अपने पॉपुलेशन में से डिवाइड कर लिया
पर्टिकुलर नेचर को आपने, जैसे ब्लू को एक जगह रख दिया, रेड को एक जगह रख दिया और ग्रीन को एक जगह पे रख दिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटा। तो पॉपुलेशन में आपने स्ट्रेटा निकाला, स्ट्रेटा के बाद आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये जो ब्लू वाला ग्रुप बना है, इसमें से आपने रैंडमली सेलेक्ट करके आपने अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लिया, राइट, और यहाँ से आपने अपने डेटा को कलेक्ट किया। ऐसे ही सेम विद सेकंड ग्रुप, आपने यहाँ पे सारे रेड को कलेक्ट कर लिया और यहाँ स्ट्रेटा बनने के बाद आपने उसको सेलेक्ट किया रैंडमली, वो थी हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। थर्ड के साथ भी ऐसे ही किया कि आपने ग्रीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर ग्रीन में से आपने रैंडमली इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये थी हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें पॉपुलेशन में से आपने स्ट्रेटा को कन्वर्ट किया और स्ट्रेटा में से आपने रैंडमली अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, ये आपके डेटा को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। सेकंड, इसका जो एक्यूरेसी है वो ग्रेटर होता है, हायर एक्यूरेसी आपको देता है, ठीक है। ये थे उसके कुछ एडवांटेजेस, मेरिट्स। तो अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक। सेकंड वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि आपका जो ऑर्डर सिस्टमैटिकली रन करता है, राइट। आपका नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी चीज़ एक सिस्टम से रन कर रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक डेटा सेट है, आपने किया कि मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने सेकंड को सेलेक्ट ना करके हुए मैंने थर्ड को सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही आपने एक को रैंडमली सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ऑर्डर बना लिया कि मैं एक को छोड़ के दूसरे को सेलेक्ट करूंगा, या मैं दो को छोड़ के फिर सेलेक्ट करूंगा, या मैं तीन को छोड़ के नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा। वो होती है हमारी सिस्टमैटिक sampling. Systematic sampling is formed by selecting one unit at random. आप पहले यूनिट को रैंडमली सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद एक ऑर्डर बना देते हो कि इस ऑर्डर में आपने डेटा को कलेक्ट करना है। समझ में आया? एक ऑर्डर बना देते हो जिसमें आपको अपने डेटा को कलेक्ट करना है। तो बेसिकली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमारा वो सैम्पलिंग है जिसमें आप पहला यूनिट तो रैंडमली सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने आगे का डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना है। पहला फॉर एग्जांपल, आपने पहला डेटा कलेक्ट किया, आपने पहला रैंडमली कलेक्ट किया, फिर आपने बोला मैं 2 यूनिट को छोड़ के नेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, फिर आपने बोला मैं फिर से 2 छोड़ के नेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, फिर 2 छोड़ के नेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बन गया कि आपने डेटा एक को छोड़ के फिर एक सेलेक्ट करना है, फिर एक को छोड़ के एक सेलेक्ट करना है, फिर एक को छोड़ के एक सेलेक्ट करना है। तो वो होती है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, राइट। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या है, आपके यहाँ पे सब डेटा गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने क्या किया, रैंडमली सेकंड को सेलेक्ट किया, फिर आपने थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ को छोड़ दिया, फिफ्थ को सेलेक्ट किया। अब आगे क्या करोगे, आप अगेन 2 को छोड़ोगे, 8th को सेलेक्ट करोगे, फिर अगेन 9 को छोड़ दोगे, 10 को छोड़ दोगे, 11 को सेलेक्ट कर लोगे। तो ये होती है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के आपने फर्स्ट यूनिट को तो रैंडम सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद एक ऑर्डर बना दिया कि किस ऑर्डर में आप अपने डेटा को, अपने सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हो, राइट। ये होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछा गया है। तो मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग, नाम से ही पता लग रहा है जिसमें मोर देन 1 स्टेज इन्वॉल्व हो, जिसमें सिर्फ एक स्टेज इन्वॉल्व नहीं है, 2-3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है, वो होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाती हूँ, वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टडी करना है 5000 हाउस होल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। आपने जो सैंपल साइज लेना है वो 5000 हाउस होल्ड लेना है, कहाँ से, इंडिया का, ठीक है। आपको डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, आपको हाउस होल्ड डेटा कलेक्ट करना है। कितना आपका साइज क्या है, सैंपल साइज इज 5000, और कहाँ से कलेक्ट करना है, हाउस होल्ड, इंडिया। इंडिया आपकी लोकेशन है, टारगेट है आपका हाउस होल्ड, और सैंपल साइज क्या है आपका 5000। तो आपने क्या किया, मल्टी स्टेज में यहाँ पे आपकी मल्टी स्टेज इन्वॉल्व हो जाएगी कि आप एक स्टेज पे रह के डेटा कलेक्ट नहीं करोगे, आप उसके मल्टी स्टेजेस बना लोगे। तो इंडिया में बहुत सारी स्टेजेस हैं, राइट। तो इंडिया में बहुत सारी स्टेजेस हैं, आपको कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। तो आपने सबसे पहले स्टेजेस के बेसिस पे पहला स्टेज आपने कलेक्ट किया, आपने पहला स्टेज आइडेंटिफाई किया कि मैं इसको स्टेजेस के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा। तो स्टेज 1 आपने आइडेंटिफाई की, और स्टेज 1 में आपने बोला कि मैं अपना डेटा वेरियस स्टेजेस पे डिवाइड कर देता हूं, और पहला मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कौन से स्टेट से डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करूंगा, फिर विलेजेस से, फिर हाउस होल्ड को। तो इसको मोर डिटेल में समझते हैं। तो आपने 5000 का डेटा कलेक्ट करना था। सबसे पहले इंडिया में बहुत सारी स्टेजेस है, आपने
स्टेट। तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो आपने स्टेज नंबर 1 में सबसे पहले स्टेट को आइडेंटिफाई किया कि मैं अपना डेटा हरियाणा से कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो पहली स्टेज हो गई आपकी कि आपने स्टेट के बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका कौन सा स्टेट है, कहाँ से आप डेटा को कलेक्ट करोगे। उसके बाद अब हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करना है। तो आपने बोला कि मैं यहाँ से गुड़गांव से डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपने स्टेट डिसाइड की कि मैं हरियाणा से डेटा कलेक्ट करूँगा। फिर स्टेट के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट में आपने गुड़गांव को सेलेक्ट किया कि स्टेट है हरियाणा जहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव, और गुड़गांव में भी बहुत सारे विलेजेस हैं, राइट। तो आपने फॉर एग्जाम्पल X या फिर Y एक गांव को आपने सेलेक्ट कर लिया, और उस गांव में 5000 घरों में से आपने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया। वो होती है मल्टी स्टेज। तो आपने स्टेज 1 में क्या किया, आपने स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया। स्टेज 2 में क्या किया आपने डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया। स्टेज 3 में क्या किया, विलेजेस आइडेंटिफाई किए। और 4th स्टेज में क्या किया, हाउस होल्ड। 5000 का डेटा आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो वो आपने डिसीजन लिया। तो ये होती है मल्टी स्टेजेस। तो हमने हमारे एग्जाम्पल में 4 स्टेजेस कवर किए हैं। फर्स्ट स्टेज इज स्टेट, सेकेंड स्टेज इज डिस्ट्रिक्ट, थर्ड स्टेज इज विलेज एंड फोर्थ स्टेज इज हाउस होल्ड। तो ये होती है हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ख़त्म करते करते उससे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप किसी भी सैम्पलिंग टेक्निक पे काम कर रहे हो ना, तो वो सैम्पलिंग टेक्निक अपने आप में कोई भी एक टेक्निक बेस्ट नहीं है। हर एक टेक्निक का अलग रूल है, अलग नेचर है, अलग फीचर है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो अपने आप में हर एक टेक्निक ही बेस्ट है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, ये टेक्निक बुरी है। नहीं, हर एक टेक्निक अपने अपने फीचर्स पे अकॉर्डिंगली वर्क करती है, राइट। सो नेक्स्ट इज कि अब हर एक टेक्निक की अपनी खुद की एक स्पेशलिटी है कि ये इसमें स्पेशल है, ये टेक्निक इसमें स्पेशल है, ये टेक्निक इसमें स्पेशल है, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ जो फैक्टर्स हैं जो फोकस किए जाते हैं आपके कि आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम कि आपका क्या नेचर है प्रॉब्लम का, साइज़ क्या है यूनिवर्स का, सैम्पल साइज़ क्या है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, मनी कितना है, टाइम कितना है, एफर्ट कितना दे सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इन सारी चीज़ों के, इन सब चीज़ को डिस्कस करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने हमारी स्टडी में कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज वहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ही चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को हैंडल करने की, सॉल्व करने की। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।